न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। हिज़्ब इख्तिलाफ सरापा एहतजाज है। सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नज़दीक अप्रैल 2022 के बाद से पाकिस्तान में इज़हार राय पर पाबंदियों की सूरत हाल जो है बद से बदतर हुई है। इसकी एक ताज़ा मिसाल एक्स यानी साबका ट्विटर पर गुज़िश्ता 5 माह से आयद पाबंदी है। हुकूमत का कहना है कि एक्स से कौमी सलामती को ख़तरा है। एक्स पर की जाने वाली पोस्ट मुल्क में अमन अमान को ख़राब कर सकती हैं, यानी कि रियासत पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत की सलामती और अमन अमान जो है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से ख़तरे से दो चार है। लेकिन वज़ारत दाखिला ने जहाँ सिंध हाई कोर्ट के सामने एक्स के नुकसानात गिनवा दिए, वहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर हुकूमत पाकिस्तान के कितने ही इदारे, अहलकार, वज़रा, मुशीर जो हैं VPN के ज़रिए धड़ल्ले के साथ एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इस मुल्क के ख़वास वालों के लिए एक्स मुयस्सर है लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए बंद है। ये दोहरा मेयार क्यों और किस लिए? क्या हुकूमत वाकई ये समझती है कि समाजी मीडिया पर पाबंदी लगाने से मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी और उस पर तनकीद जो है वो बंद हो जाएगी? क्या कानों पर हाथ रखने से शोर थम जाएगा? सवाल तो ये भी है कि हुकूमत के इस तरह के इक़दामात रियासती ताकत का मज़हर हैं या फिर कमज़ोरी का। हर जी शऊर पाकिस्तानी के जहन में इस तरह के बहुत से सवालात हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक और मुतनाज़ा किस्म की कानून साजी करते हुए इंटेलिजेंस इदारों को फ़ोन कॉल्स और पैगामात रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं ये काम करती हैं और पाकिस्तानी एजेंसीज़ भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं। दुश्मन ममालिक की रेशे दवानियाँ मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दी के अफरीद से लड़ने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हालिया 2-3 बरस के दौरान देखने में आया है कि फ़ोन टेपिंग जो है हुकूमत के सियासी मुखालफिन और नक़ादों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुई है। माजी में सामने आने वाली जो ऑडियो लीक साल थी, कौन इस बात की ज़मानत देगा कि कौमी सलामती के नाम पर की जाने वाली इस तरह की जो कानून साजी है वो फ़र्द की आज़ादी और निजी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करेगी और इसे हुकूमत के सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज हम इसी हसास मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा साथ देंगे मारूफ कानूनदा मोहतरम आबिद ज़ुबैरी साहब और हमारी दूसरी मेहमान है फरिया अजीज़ साहिबा। ये सहाफ़ी हैं, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं और बोलो भी एक NGO है उसको ये चला रही हैं और उसका काम ही यही है कि जी वो जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ज़रा ये बात करती हैं। शुरू में आबिद ज़ुबैरी साहब से करते हैं। ज़ुबैर साहब, फ़ोन टेपिंग से बात शुरू का आगाज़ करते हैं। इस हवाले से हमने देखा कि SRO भी जारी हो गया। क्या पाकिस्तान की आइन की रूह से ये मुताबिकत रखता है ये SRO आपके ख्याल में? एक सवाल। दूसरा ये कि माजी में भी ये काम होता रहा, मतलब कोई नई बात तो नहीं हो रही, हमारी एजेंसी टेप करती रही हैं। एकदम क्या मुल्क दुश्मनों की तादाद में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, किस तरह की कानून साजी और एक मास लेवल के ऊपर जो है सर्विलेंस की ज़रूरत पड़े? जनाब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, इस जो नोटिफिकेशन है इसका बैकग्राउंड तो ये जो केस चल रहा है ऑडियो लीक का जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, मेरे ख्याल से उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स उठे थे। उसके ये सर्वेलेंस का देखिए लॉ तो नेचुरली अब इतनी मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं। हमारे यहाँ पिछली बल्कि 19th सेंचुरी का लॉ था टेलीग्राफ एक्ट, उसके अंदर एक प्रोविज़न है जिसके अंदर वो इंटरसेप्शन की जा सकती थी। फिर उसके बाद हमारा ये PTA का एक्ट आया 1996 में, अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर ये सेक्शन 54 आया कि जिसके तहत नेशनल इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में वो ये पावर दे सकते हैं किसी ग्रेड 18 के ऑफिसर को कि वो कर ले। लेकिन उसके अंदर एक सेक्शन 57 था जिसके अंदर रूल्स बनने थे कि ये नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि डिफाइंड नहीं है और इंटरसेप्शन के क्या होगा, उसके ऊपर कुछ रूल्स नहीं बने, वो कभी मेरे ख्याल से इस्तेमाल भी नहीं हुआ। फिर आपका फेयर ट्रायल एक्ट आया उसके अंदर 2013 के अंदर, उसके अंदर पूरा एक सिस्टम मुरतब गया, शेड्यूल में ऑफेंसेस डाले गए और पूरा उनका शेड्यूल दिया कि किस तरह से वो एप्लीकेशन दी गई, वारंट इशू का, जज से परमिशन लेके आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं, कितने पीरियड, वो पूरा एक सब दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये जो 2013 का लॉ आया उसके हिसाब से 54 रिडंडेंट हो गया, मतलब जो सेक्शन 54 था। तो और आप ये PTA के वकील और लोगों ने वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया कि जी हमने कभी आज तक किसी जज से कोई परमिशन नहीं ली, उनको ज़रूरत ही नहीं थी लेने की, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि पुलिस कहती है मेरे पास सेक्शन 94 की पावर है, अंडर द CRPC मैं कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता हूँ, तो मुझे उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ तो आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को, आप इंटेलिजेंस एजेंसी को एक पावर, स्पेसिफिक पावर दे रहे हैं। फिर उसके बाद पीका का भी कानून आया 2016 में, उसके अंदर किस तरह से
मॉनिटर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी। मेन इशू ये था कि आज तक उन्होंने कोर्ट में आके वहाँ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हमारा एक सिस्टम है जिसके SOP है जिसके तहत हम ये सर्वेलेंस करते हैं। उन्होंने कहा किस कानून के तहत ये बनाया, उसका कोई जवाब नहीं था। जब फिर उन्होंने देखा कि आप कुछ नहीं करते, ये जो इन्वेस्टिगेट फेयर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट है इसके अंदर हम कोर्ट जाएं उनसे परमिशन, क्योंकि उसके अंदर एक रेगुलेशन उसमें लिख दिया। आप देखिए उस लॉ का बनाने का मकसद ये था कि कोई आर्बिट्री एक्सरसाइज और सर्वेलेंस वगैरह नहीं होगी। अच्छा, एक पॉइंट उठता है कि जी उस लॉ में नेशनल सिक्योरिटी पे जितने लॉज हैं, एंटी टेररिज्म लॉ, सब उसमें कवर्ड थे। आपने यहाँ का पहले नेशनल सिक्योरिटी डिफाइंड नहीं है, ना रूल्स बने कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, ये इंटरसेप्शन किस ग्राउंड पे होगी, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो एक उठा के आपने एक जनरल पावर दी आरपी, ये बिल्कुल आइन से तजाद है इसका। ये आइन के ये कैन नॉट स्टैंड दी स्क्रूटनी। मैं तो कहता हूँ सेक्शन 54 इन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो सेक्शन 54 है और उसके अंदर जितना नोटिफिकेशन हुआ वो भी अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कानून एक बना हुआ है जिसके अंदर इनको जाके उसमें परमिशन लेनी चाहिए कि जी हम करने, ताकि देखिए अब एक जनरल पावर दे दी गई, अब किसी की भी कन्वर्सेशन मैं और आप बात नहीं कर सकते। आजकल एक मजाक कल से चल रहा है कि आपको अब जब आप मुझे कॉल करेंगे मुझे 2 सलाम करने होंगे, एक आपको और एक जो सुन रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल 2 सलाम करने होंगे। फरिया साहिबा ये बताइए, तो खैर कानूनी पहलू भी आ गया और ये भी पता चला कि अब हमें 2 सलाम करने होंगे। मुझे नहीं पता था, कम से कम मैं यही किया करूँगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन टेप हो जाए, हम लोग तो बड़ी मासूम सी गुफ्तगू करते हैं, जो सहाफ़ी लोग होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, हमें क्या खदशा भाई, करने दें। सारी एजेंसी दुनिया भर की करती हैं, हमारी भी करती रही है माजी में भी, तो क्या सिविल सोसाइटी को क्या खदशा आते हैं। जो अभी कानूनी पहलू आया उसके तहत तो जी आइन की रूह से मुतसादिम है, जो मैं समझा बात को। आपका क्या मौक़िफ़ है जी? जी नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ ज़ुबैरी साहब से। और देखें इसमें एक और चीज़ जिसकी निशानदही होती है वो ये कि कानून आपने बनाया, जो फेयर ट्रायल एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि कोई सेफगार्ड होगा, कोई ओवरसाइट होगी। 11 साल में हमें ये मालूम हुआ कि कभी वारंट लेने की जहमत ही नहीं की गई। अब आप इस तरह के ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगा देंगे तो वारंट भी किस तरीके से, आप तो इन रियल टाइम मिनट बाय मिनट लोगों को किस किस की सर्वेलेंस हो रही है, किस हद तक हो रही है। जो आपने बात बताई कि क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। हमने देखा है कि चाहे वो US में हो, NSA सर्वेलेंस हो, जब स्नोडन लीक्स आए वहाँ पे भी जो फीसा कोर्ट्स की रबर स्टैंपिंग हुई वारंट्स के साथ, वो आपके जो प्राइवेट लाइव्स है उसमें घुसना, उसके अलावा जो आपके सियासी मुखालफीन हैं उन पर उनको निशाना बना, जो हमारे यहाँ होता है और होता आ रहा है। और ये टेलीकम्युनिकेशंस के हवाले से भी कि आपके सोर्स प्रोटेक्शन जर्नलिस्ट की, वो किस तरीके से आप बात करेंगे। कोई चीज़ है जो आप अपने अगर सोर्स को से लेते हैं तो हर चीज़ तो एक मीटिंग के जरिए नहीं हो सकती। ये भी हम एक सर्वेलेंस स्टेट है, हर जगह कैमरा लगे तो लोगों को तो इम्पैक्ट होता है। और फिर सवाल ये उठता है कि ये इनके पास इख्तियार होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये इन इख्तियारात का करते क्या है। इसकी जवाबदेही नहीं होती, कानून में जवाबदेही नहीं होती, कोर्ट्स के सामने ये जवाबदेह नहीं है क्योंकि रूल ऑफ लॉ आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो नोटिफिकेशन जो कवानीन है, पीका का भी हवाला दिया गया, पीका में भी वारंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। एक वारंट दिखा दें कि कभी सर्च एंड सीजर, कंटेंट डिस्क्लोजर, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने दिया हो, तो ये तो आपके कानून और आइन की इनके सामने कोई हैसियत ही नहीं है, और ये ज्यादा तशवीशनाक बात है। अच्छा, तशवीशनाक बात है, लेकिन जुबैर साहब वो एक क्लीशे है ना कि ठीक है, बैड लॉ इज़ बेटर देन नो लॉ एट ऑल। तो कम से कम एक लॉ तो बन गया, अब ठीक है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो वारंट के बगैर अगर मतलब लोग सुन लेते थे, टेप कर लेते थे, कल को जाके आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आगाज़ तो सही हुआ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए सेक्शन 54 सेक्शन 54 जो है वो 1996 से कानून में था, लेकिन उसका कभी इस्तेमाल हमने नहीं देखा, क्योंकि मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा हमने ये जो जितने भी आप लोग हैं लाइसेंसीज हैं उनके लाइसेंस के तहत हम उनमें एक सिस्टम हमने वहाँ लगा दिया जिसके तहत हम जिसको चाहें हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वो सिस्टम अगर वो किसी कानून के तहत नहीं बना और कोई उसकी लॉ की बैकिंग नहीं थी तो नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सेक्शन 54, फिर अगर ये सेक्शन 54 था, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं, तो फिर फेयर ट्रायल एक्ट जो आया 2013 में उसमें सब चीज़ों कवर किया। आपको क्या है, आपके पास पावर है, आपका शेड्यूल में और लॉज उसमें ऐड कर दीजिए जिसके लिए आप सर्वे से। पॉइंट ये है आपने जज के पास नहीं जाना, वारंट नहीं लेना, आप जिसको चाहेंगे जो चाहेंगे। हम एक पुलिस स्टेट बन गए सर। ये सिर्फ पुलिस स्टेट में होती हैं चीज़ें कि जी इस तरह से होता है। देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में लोग कहते हैं जी वहाँ वायर टेपिंग हो गई, यहाँ हो गया, लेकिन इशू ये है कि वहाँ भी ये जब चीज़ें हुई, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फैसले किए, वो बाद में ओवर रिवर्स हुए।
और जो माइनॉरिटी थे वो मेजॉरिटी में चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने वहाँ कानून बनाया और यही बनाया कि वारंट के बगैर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आप करें, नेशनल सिक्योरिटी को कोई नहीं कहता कि नेशनल सिक्योरिटी में आप ना करें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी आप डिफाइन तो करें क्या है। आपने उठा के एक जनरल पावर दे दी, कोई उसकी रेगुलेशन नहीं है। देखिए आर्बिट्री पावर नहीं दी जा सकती। आपने उठा के कह दिया कि आप करें, आपने डिफाइन नहीं किया किस किस का हो सकता है, किस ऑफेंस के लिए आप कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया, कितने दिन के लिए होगा। जब ही जज को रखा गया कि उससे आप वारंट लें, जैसे भाई हर जगह हर लॉ में होता है कि वारंट्स लिए जाते हैं, आप जाके उसको करें, आप जाके वो एक प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें, वो करना नहीं है। तो लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सो कॉल्ड रहते हैं, तो फिर उसके अंदर आपको इसके हिसाब से चलना होगा। कोई बात नहीं करता ये, उसके अंदर इसका भी फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर ये उसको भी केटर किया हुआ है कि उसको कि अगर इस तरह की इमरजेंसीज हो या क्या हो, आप लॉ को अमेंड करके उसके अंदर उसमें डाल दें। आप देखिए 1895 टेलीग्राफ एक्ट था, अंग्रेजों के जमाने का था, उसमें एक सेक्शन 52 ऐड किया गया, उसमें भी पब्लिक इमरजेंसी की बात की गई और सारी बातें की गई। वहां आपको कहना होता है कि जी आप जब ऑर्डर पास करते हैं, आप पब्लिक इमरजेंसी है इसलिए मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूं, कोई रिक्वायरमेंट है। यहां तो उनका नेशनल सिक्योरिटी, आपने सिर्फ लॉ को रिप्रोड्यूस किया, उस नोटिफिकेशन पर उठा के पावर दे दी। सर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि आइन के तहत आप कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते किसी को, आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने होते हैं। क्योंकि आर्टिकल 19 जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल, 10A, आर्टिकल 4 कि एवरीबॉडी हैज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डिंग विद लॉ, ये सारी चीजें आपके आएंगे। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप पिक एंड चूज करें, अपने मुखालफिन के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें। क्या गारंटी है कि ये मुखालफिन के खिलाफ नहीं होगा। और आप देखिए बड़े बड़े स्कॉलर टॉमस पेन ने 1795 में कहा था कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनको उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीजों को रोकें, क्योंकि अगले फिर बाद में नहीं रोकेंगे, अपने मुखालफिन के खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर यही चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये आपने बड़ी बात की कि चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन फरिया साहिबा, हम जैसे लोग जो आम लोग हैं वो सवाल ये करते हैं कि माजी में भी हुआ करता था, ये क्या आप समझती हैं कि गुज़िश्ता 1-2 बरस में इसके जो कहते हैं ना कि ज़्यादा होने लगा ये सब कुछ, और अब कानून साजी की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ज़्यादा मास पैमाने पे करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब है कोई नई चीज़ तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, और दुनिया भर की एजेंसी ज़ाहिर है कि जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज काम कर रही होती हैं, समझ में आता है कि रियासत के मफाद को बचाने के लिए करना चाहिए। लेकिन यही जो सवाल है कि जी हुकूमत मुखालफिन और रियासत मुखालफिन में तफरीक कौन करेगा, और हमारे यहाँ जिस तरह से चीज़ें मिलजुल के चलती हैं तो क्या पता कौन किसको मतलब टेप करने लगे और कहाँ पे इस्तेमाल कर डाले। जी देखिए, पहले जो हम कहते हैं कि अगर लैंडलाइन की सर्वेलेंस होती थी और उस पर कॉन्वर्सेशन टैप की जाती थी तो वो एक वॉइस कॉन्वर्सेशन होती थी। अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आपकी पूरी जिंदगी एक स्मार्टफोन पे होती है, और जिस टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें अब आप कर रहे हैं कि कॉन्वर्सेशंस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री, काम, तमाम चीज़ें, तो ये एक ब्लैंकेट तरीके से, और ये होना भी नहीं चाहिए। मजीद हमें और ज़्यादा प्राइवेसी प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। दूसरा ये कि देखें, एक तो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें क्या आ सकता है, लेकिन टेक्निकली क्या पॉसिबल है और क्या हो रहा है, इसके कोई जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने डाल दिया प्राइवेट सेक्टर पे कि वो प्रोक्योर करके चीज़ें डालें ताकि ना आर्टिफाइड लॉज अप्लाई करें, ना इनकी जवाबदेही हो, लेकिन इसकी क्या कैपेसिटी है। देखिए, इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो सिस्टम आया है वो तो आपके टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क का है, लेकिन जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसके हवाले से क्या किया जा रहा है, और वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उसमें अगर वो टैपिंग करेंगे तो पूरी एक लेयर इफेक्ट होगी, जिसमें बैंकिंग इंफॉर्मेशन भी है, जिसमें पासवर्ड्स भी डाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें, मईशत को भी इसका इम्पैक्ट होगा। जो फायरवॉल की अब बात की जा रही है कि कोई चीज रिस्ट्रिक्ट करें, इस वक्त जवाब ही नहीं आ रहा कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कैपेबिलिटी है, कितनी इंट्रूसिव है, और एक इंट्रूसिव कैपेबिलिटी अगर आप हासिल कर लेंगे उस पर क्या चेक एंड बैलेंस हो सकता है, क्या कानून इस पर एक्सटेंड किया जा सकता है इस एनवायरनमेंट में जहाँ के वैसे ही ताबे नहीं है, आप ना कोर्ट्स के, ना आइन के, ना कानून के, किसी के हवाले से भी नहीं। हर चीज़ पे धुन छाई हुई, और ज़ाहिर है कि हम उस तरह की जैसे चीन है या नॉर्थ कोरिया, उस तरह की स्टेट भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भरोसा हो कि जी चीज़ें जो है मतलब स्टेट इंटरेस्ट में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन एक और चीज़ पर आते हैं, इशू पर आते हैं ज़ुबैर साहब, वो ये कि एक्स पर पाबंदी, अब वो हम देखते हैं 5 माह होने को आए, वजारत दाखिला के उस पर एक मौक़िफ़ है। कानून क्या कहता है कि आप जो चाहें मर्जी प्लेटफॉर्म ये कहें कि जी कौमी सलामती को ख़तरा है और उसको बंद कर दें, क्या यही होना चाहिए? जी ज़ुबैर साहब। नहीं, देखिए सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है इसमें कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप बंद कर दें। पर नेचुरली आप देखिए, इसको बंद होने के बावजूद भी आपके वजीर आज़म, मिनिस्टर्स, सारे लोग उस पर ट्वीट कर रहे होते हैं सर।
और आप लोग टीवी पे दिखा भी रहे होते हैं। यानी आप डिस्पाइट द फैक्ट द बैन, तो वो इस्तेमाल करें, पहले उनसे पूछें आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं उसको। और अगर आपने उसको देखिए बैन करने से और किस लॉ के तहत आपने उसको बैन किया और क्या उसका पीरियड, यही होता है। देखें आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर कि आप अपनी सवाबीद के हिसाब से जो मैं चाहता हूँ मैं करूँगा, अपना डिस्क्रेशन है, मेरा सवाबीद है, मैं जिस तरह चाहूँ उसको इस्तेमाल करूँ। आइन और कानून के तहत इस तरह नहीं होता, आपको अपना डिस्क्रेशन स्ट्रक्चर करना होता है कि किस तरह से आपको आइन कानून के तहत रह के होता है। आपने उठा के बैन कर दिया, लोगों ने क्या किया, VPN डाउनलोड कर लिया, VPN के थ्रू देख रहे हैं। तो देखिए अब ये जैसे अभी फरमा रही थी कि फायर वॉल ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, उसके तोड़ भी निकल आते हैं। आप लोगों को एजुकेट करना चाहिए। देखें जो चीज़ हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसका आप जवाब दें। लेकिन इस तरह से बंद करने से लोग जो नहीं भी देखते थे वो भी देखने पे मजबूर होते हैं कि क्यों ये बंद की गई, ये चीज़ क्या हो रहा है, क्या हम भी देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जितना आप दबाएंगे उसको, इस तरह से वो और लोगों को करेगा। मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, लेकिन बैन करना जो होता है, प्रोहिबिशन होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19 और 19A आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ये देखना होगा कि ये उसके तसादुम है, उसके बरखिलाफ ये हो रहा है जो इन्होंने बैन लगाया हुआ है। जनाब, तो बिल्कुल दोहरा मेयार है कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ट्वीट करते हैं, आप देखें कि हुकूमत के बहुत सारे महकमे कर रहे हैं, वज़ीर कर रहे हैं, मुशीर कर रहे हैं, लेकिन फरिया साहब आपने तो केस किया हुआ है, क्या पस मंज़र है? क्या आपको अभी तक इस लीगल बैटल के अंदर क्या कामयाबी हुई, क्या इसके अंदर अभी तक जो है इशू सामने आ रहे हैं? जी देखिए, मेरी जो इंटरवीनर एप्लीकेशन अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि वो केस लगना था मई में, वो लेफ्ट ओवर होके जून में आया, फिर नो स्कोप होके अब तक लगा ही नहीं है। तो वो भी जो प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए, लेकिन जो हुकूमत का बयानिया है और उन्होंने जो जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब सिंध हाई कोर्ट में भी जमा कराया, उनका मौक़िफ़ ये है। और अब जो आज सेनेट की जो कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग पे, आज ये नुक्ता वहाँ पे भी उठाया गया एक्स की बंदिश के हवाले से कि ये कैसे है कि हुकूमती एहलकार से इस्तेमाल करें लेकिन बाकी आवाम के लिए ये बंद है। तो वहां पे अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती जो हमें कहा जाता है, अब वो कह रहे हैं कि BLA का कंटेंट है, हमने एक्स को रिपोर्ट किया तो उन्होंने बंद नहीं किया, हमने पूरे प्लेटफॉर्म बंद कर दी। ये कैसी नेशनल सिक्योरिटी है जो मुतासर हो रही है लेकिन आप उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं? और दूसरा, जो आप तवज्जो और ज्यादा दिलाते हैं, जो किसी ने ना सुना होगा ना देखा होगा कंटेंट, अब आप अनाउंस कर रहे हैं कि ऐसा कोई मवाद है भी जो हमारी नजर नहीं गुजरा। दूसरा, ये इनके जो जवाब में चीज दी है वो रूल्स का जिक्र है, जो सोशल मीडिया रूल्स 2021 वाले जो PTI की हुकूमत में आए थे, और वो तेरे समाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि इनको कन्फॉर्मिटी में लाएं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, उसका हवाला दिया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, अपने ऑफिसेज नहीं कायम कर रहे, हमारी बात नहीं मान रहे। तो बेसिकली इनकी बात ना मानने पे कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है पूरे अवाम को। और दूसरा ये कि आप देखें जो PTA जिस रिपोर्ट्स अभी भेजी हाल में, जो लोग कह रहे हैं कि टेररिज्म बढ़ रहा है सवात में वगैरह, उनके अकाउंट्स उन्होंने रिपोर्ट कर दिए कि ये अनलॉफुल कंटेंट है। आपको कौन संजीदगी से लेगा जब आप ये टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजेंगे? तो ये जरा समझने की जरूरत है कि इख्तियारात से तजावुज के, और उसके बाद जो कानूनी नुक्ता है कि PTA पीछे हट गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को आगे कर दिया, जबकि जो पीका का कानून है वो सेक्शन 37 PTA को ये अथॉरिटी देता है, और लेकिन वो भी गाइडेड बाय सर्टेन 10A है, आर्टिकल 19 के तकाजे और बहुत से रूल्स जो बनने थे वो तो, और उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है पेरेंट लेजिस्लेशन से और आगे चली गई। लेकिन अब यहाँ पे PTA पीछे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आगे हो गई, जबकि 2018 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि सिर्फ PTA ये डिसीजन ले सकती है, मिनिस्ट्रीज इनको दे सकती हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले कर सकती हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ अब एग्जीक्यूटिव आगे है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो है ज़ुबैरी साहब, वो ये कि जी इसी मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई तो हम लोग मतलब है कितने बरस से लड़ रहे हैं, 24-25 साल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब भी हुआ, रद्दुल फसाद भी हुआ, और उस वक्त यही सोशल मीडिया होता था, बल्कि सोशल मीडिया जो था वो रियासत पाकिस्तान की ताकत होता था। अब तासुर ये जा रहा है दुनिया के सामने कि दहशतगर्दी से ज़्यादा ये लोग जो सियासी पैमाने पे जो तनकीद हो रही है उससे ये हुकूमत घबराई हुई, और दहशतगर्दी का नाम लेकर जो है असल में जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको कुचलना चाह रही है। ये एक जो तासुर है, सही या गलत? जी, तासुर नहीं है, ये हकीकत ये है। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सियासी जो लोग इन लोगों के खिलाफ हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए आया, क्योंकि अंडर द फेयर ट्रायल एक्ट 2013
वो एंटी टेररिज्म लॉज, सारे लॉज कवर्ड है, न्यूक्लियर, ये हर चीज़ उसमें कवर्ड है शेड्यूल में। अगर उनकी इंटरसेप्ट इनको करना था टेररिज्म के और उन चीज़ों के लिए, तो जाके एक प्रोसीजर पूरा प्रोवाइड उसके दिया हुआ है, उसको फॉलो करते, उसके तहत परमिशन लेते, वारंट लेते जज साहब से, और जाके आप इंटरसेप्ट करते हैं, आपको कानूनी हक हासिल है अंडर द फेयर ट्रायल एक्ट। लेकिन आप उसमें रिपोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दाखिल की कि आज तक एक एप्लीकेशन नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई कि इनको जरूरत ही नहीं है, वो इलीगली कर रहे हैं बैठ के। बात ये हो गई, बात निकल आई, कोर्ट में सामने आ गई, उससे पहले इलीगल ऑडियो लीक्स होती है, वीडियो लीक्स होती हैं, वो उनको जरूरत ही नहीं, वो जो चाहते हैं आप पीटीए वाले वो किसी लाइसेंसी के पास जाके हुक्म देते हैं कि जी ये आ रहे हैं, ये करेंगे, आप कर लें। आप उन्होंने कह के दिया कि जी हमारे पास एक सिस्टम था, हमें उन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, तो उन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्ट्री किस लॉ के तहत का, तो कोई जवाब नहीं था उनका। तो मतलब जहां आईन और कानून की बात ही ना मानी जाए और ये इस तरह की रिकॉर्डिंग्स की जाए विदाउट एनी बैकिंग ऑफ लॉ, तो फिर तो ये सारा इलीगल है। लेकिन ये होता रहा है और होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई साहब, फरिया अजीज साहिबा, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये है कि जब आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, सोशल मीडिया पे, समाजी मीडिया को कहते हैं कदगन लगा रहे होते हैं, तो दुनिया को बहुत एक मनफी पैगाम जा रहा होता है। मनफी पैगाम ये होता है कि पाकिस्तान जो है एक नॉर्मल रियासत के तौर पे काम नहीं कर रहा। एक तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी ख़तरनाक वो है कि जब आप कहते हैं ना इसको न्यू इकोनॉमी, नई मईशत, उससे आप मुंह मोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब फ़ोन टेपिंग यकीनन एजेंसीज़ करती हैं, दुनिया भर में करती हैं, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए कि जहाँ पर जो है वाकई रियासती मफादात जो हैं ख़तरे में हों, लेकिन पोलिटिकल डिसेंट, सहाफ़ी, सियासतदान, मतलब अपने जो लोग जो आपकी बात ना मान रहे हुकूमत की, उनको टारगेट करना, तो ये भी एक ऑर्बिलियन आप स्टेट बनाने की मतलब एक कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, कि जहाँ पे लग ये रहा है कि जी बिग ब्रदर जो है इज़ वॉचिंग यू ऑल द टाइम। यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं, कुछ मईशत के ऊपर बात करते हैं, बजट पे बात करते हैं, IMF प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा, कब मिलने वाला है। हमारा साथ देंगे अली खिज़र साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक कमेंटेटर हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नया माली साल शुरू हुए 10 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन बजट पर तनकीद अभी तक ज़ोरों शोर से जारी है। माशी माहिरीन और पंडितों का कहना है कि जी इस बजट के ख़मीर में ही ख़राबी है। इस बजट की वजह से जहाँ पाकिस्तानी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है, वहीं पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के लिए भी नामौजू तरीन मुल्क बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत का कहना है कि ये मुश्किल हालात हैं और मुश्किल हालात में एक बड़ा कहते हैं मुश्किल बजट दिया गया है, जिसका मकसद जो है वो IMF प्रोग्राम का हसूल है। यानी कि ये बजट IMF की शराइत पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या IMF ने हुक्म दिया है कि जी हुकूमत अपने अखराजात में इजाफा करे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऐवान सदर का बजट जो है वो बढ़ा दे, अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा कर दे, वज़रा और हुकूमती एहलकारों के लिए महंगी और बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदे? ये वो अलामती अखराजात थे जिन्हें हुकूमत अगर कम ना करती तो कम अज़ कम इन मुश्किल हालात में जो है मुंजमद कर सकती थी। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अब हम देखते हैं कि IMF की शराइत के बरखिलाफ ज़राअत और रिटेलर्स पे टैक्स नहीं लगाया गया। यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अपने जो बुनियादी इंतखाबी हल्के हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बड़ी कामयाबी के साथ किया। ज़ाहिर है कि एक के लिए शहरी दुकानदार अहम है तो दूसरे के लिए देही जागीरदार। इसलिए कुल्हाड़ा जो है वो रिवायती मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर पर गिरा। सवाल ये भी है कि क्या वाकई ये बजट पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए कोई नया विजन भी फराहम कर रहा है या नहीं। बात करते हैं सीनियर माशी तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट अली खिज़र साहब। ये बताइए, हुकूमत ने IMF की बात मानी है या मजबूरन IMF जो है हुकूमत की बात मान रही है? जनाब, बस ये टू वे ट्रैफिक है। देखें जी, हुकूमत कुछ IMF की बात मान रही है, कुछ IMF हुकूमत की बात मान रही है। दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। IMF को पाकिस्तान में लेना मजबूरी है कि जब मुश्किल हालात थे, जब बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लग रहा था, उससे तो उन्होंने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट दी थी। तो आज जब हालात बेहतर हैं तो वो कैसे नया प्रोग्राम ही देंगे? जो पहले हुकूमत को जब इन्होंने बजट बनने से पहला MEFP जो भेजा था, जो पहला एक फ्रेमवर्क होता है उस भेजा था, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे टैक्स डाले हुए थे। 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू टारगेट था, उसमें एग्रीकल्चर टैक्स भी था, उसमें आपका रिटेलर पे टैक्स भी था, उस पर आपके रियल एस्टेट पे भी टैक्स था, उस पर फर्टिलाइज़र के ऊपर जो GST वो भी था, और भी कई टैक्सेस थे। जैसे सैलरीज पे टैक्स 45% करना था, नॉन सैलरीज पे भी 45% करना था, दूध के ऊपर 18% GST था, स्टेशनरी के ऊपर था और चीज़ों के ऊपर था। अब इन्होंने इसमें से जो है रिटेलर पे टैक्स नहीं लगने दिया, इन्होंने रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगने दिया, इन्होंने जो है उस पे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगने दिया, इन्होंने फर्टिलाइज़र के ऊपर जो नॉर्मलाइज GST थे वो नहीं होने दिया।
ठीक है जी, इन्होंने और छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, जैसे कि FET जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल पे है वो नहीं बढ़ने दी, और बाकी FET जो एक इकोनॉमी क्लास पे और उस पर थोड़ी बहुत लग गई है। अच्छा, अब उसमें ये है कि फिर उन्होंने दूध पे टैक्स लगने दिया, बच्चों के दूध पे टैक्स लगने दिया, स्टेशनरी पे लगने दिया, सैलरी क्लास पे तकरीबन 39% 39% का मैक्सिमम टैक्स स्लैब कर दिया, नॉन सैलरीड के ऊपर 49% का मैक्सिमम टैक्स स्लैब कर दिया। ठीक है, और इसके साथ जो है इन्होंने स्टेशनरी पे, मेडिकल इक्विपमेंट पे आपको कोई मेडिकल टेस्ट करना पड़ जाता है, आपको कोई और स्टंट डलवाना पड़ जाता है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने टैक्स कर दिया। ठीक है जी, तो एक तो, और दूसरा सैलरीड के ऊपर लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम है उस पर भी टैक्स बढ़ गया, और जो मैक्सिमम है उसका भी टैक्स बढ़ गया। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम और श्रिंक हो गई। फिर आपने जो खर्चे करते हैं, जो मिडिल क्लास आपने बताया, जैसे जिक्र किया, वो दूध खरीदती है, वो डब्बे का, वो जो है वो मेडिकल टेस्ट कराती है, बच्चों की स्टेशनरी लेती है, मोबाइल फ़ोन लेती है, 10-12 और चीज़ें करती है, बहुत सारी अब चीज़ें जब आप लेने जाएंगे तो एकदम वो महंगी हो जाएंगी। वो महंगी इसलिए होंगी कि उन पर GST लग गया। मैं तो अली ये समझूं, सॉरी खता कलामी कर रहा हूँ, कि जो बिग टिकट आइटम थे, जैसे ज़राअत पे टैक्स हुआ, रिटेलर्स पे टैक्स हुआ, या फर्टिलाइज़र सेक्टर को इन्होंने बचाया किसी तरह से, तो मतलब है अगर इस पे लगा देते तो क्या जो है यहाँ से जो कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर कम आप मुश्किल डालते हैं, कम से कम दूध के ऊपर आप रिलीफ दे सकते थे, दीगर चीज़ों पे ये किया जा सकता था, ये ऑप्शन था हुकूमत के पास। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऑप्शन था। देखिए, IMF ने सब चीज़ें मांगी थी, अब IMF से कुछ चीज़ें आपने वापस लेनी थी। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैलरी के अंदर आखिरी दिन अमेंडमेंट हुई है जिस पे उन्होंने 10% टैक्स का सरचार्ज लगाया है, जिससे 39% पे टैक्स का हाईएस्ट स्लैब का बन जाता है, और नॉन सैलरीड का 49%। ये 10% तो कम से कम ना लगाते ना, अगर बाकी चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं तो की हैं, ये तो साफ बात है। फिर उनके पास ऑप्शन थी कि जी दूध पे हम 2 साल में कर देते 18%, ये भी 10% कर देते, लेकिन वो उस मामले को IMF तक लेके नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पिक एंड चूज़ किया है। यार आप देखिए, नेगोशिएट जब करते हैं, IMF इज डिमांडिंग, बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं, आपने पिक एंड चूज करना, नेगोशिएट करना, आपने क्या चीज पिक अच्छा करनी है, किस पे लड़ना वक्फे पे है। जाने से पहले क्विकली अगर मुझे जवाब दे सके, ये मुआहदे के हवाले से क्या इम्कान है, कितना करीब है पाकिस्तान, क्या होने वाला है इसी चंद दिन में हो जाएगा या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए जी, छोटी छोटी चीज़ें कुछ रहती थी, जैसे कि 200 यूनिट तक के जो उन्होंने 3 महीने की बिजली की कीमत को जो है अक्टूबर तक है वो उसको कर दिया 50 अरब का, वो सबसे PSDP है, ये एक मार्क हो गया। दूसरा, आज आप देखिएगा, आज वो खबर भी लगी हुई थी किसी अखबार में कि उसमें यह था कि जो सॉवरन वेलफेयर फंड है उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ कर रहे हैं, उस पर काम होगा। फिर SIFC का ओवरऑल फ्रेमवर्क है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो लेके आ रहे हैं। फिर सुबह से कैश फ्लो है, 1-2 चीज़ें छोटी छोटी और है वो है, लेकिन हाथी निकल गया, दुम रह गई है। मेरे ख्याल में अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते तक तुम रह गई है। मुझे वैसी अच्छा, मुझे इजाजत दें यहाँ पे जल्दी से, अगर इजाजत दें मुझे वक्फा लेने दें, वक्फे के बाद जब दोबारा आते एक मरतबा फिर खुशामदीद। अली खिज़र साहब मारूफ जो हैं, माशी माहिर जो हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं। एक बहुत ही अहम इशू है अली, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें कि बजट के बाद कारोबारी तबके का, जो हमारे सरमायाकार हैं, उनका क्या मूड है। जो मेरी कराची में बात होती तो बड़ा मनफी मूड है, आप लाहौर में, बल्कि आप तो पूरे मुल्क में लोगों से राब्ते में रहते हैं, क्या आपने गैदर किया अब तक? देखिए जी, लोग खुश कहीं से नहीं है। कारोबार, सैलरीड, मिडिल क्लास, नॉन सैलरीड, प्रोफेशनल, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, SME सेक्टर, कोई भी खुश नहीं है। इवन रिटेलर जिस पे टैक्स नहीं लगा वो भी खुश नहीं है। अच्छा। तो इस वक्त कोई भी खुश नहीं है। अगर आप उसके ऊपर भी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये मनवा लेंगे वो, और जो जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, FCCPI के अंदर एक पिछले हफ्ते वाले दिन एक बड़ा मेला लगा हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हुए थे, 100-150 बंदा था। तो वहाँ पे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये इस दफ़ा तो हम आपके लिए चुप रह गए हैं, लेकिन अगली दफ़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लोग भरे पड़े हुए हैं, और कराची, लाहौर, कहीं पे भी लोग भरे पड़े हैं। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ है, लोगों में सकत ख़त्म होती जा रही है, कारोबार में तरक्की के इम्कानात कम है, और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। और जब फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है कि भैया, फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है कि जब आपने 30% जो है आपने तनख्वाहें और गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ा दिए और आपने PSDP के अंदर बंदर बाट कर दी, तो वो उस पर कहते हैं कि जी आपकी तनकीद बड़ी जायज़ है, ये बड़ी है, अपनी ठीक बात है। जब उनसे कहा जाता है कि सैलरी क्लास पे ज़्यादा टैक्स लग गया, तो कह सकते हैं मैं उनके साथ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, हमदर्दी का इजहार करते हैं। लेकिन ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि भाई किफ़ायत शारी तो बिल्कुल नहीं है। अगर मतलब है उसी जगह पे मुंजमद कर देते हुकूमती खर्चों को, लोगों की समझ में आता है, इन्होंने तो बढ़ा दिया। मतलब है अलामती तौर पर भी कोई बेल्ट टाइटनिंग नहीं की। जी अली साहब।
जी बिल्कुल, कोई ब्लैक लाइटिंग नहीं की। देखिए उनकी सैलरीज भी बढ़ाई हैं, इन्फ्लेशन जितनी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा सैलरीज बढ़ाई हैं। फिर उन्होंने जो है उनके अंदर साथ जो है हुकूमत के और तरह के अखराजात भी बढ़ाए हैं, और इसके साथ जिस जिसको जो जो पैसे चाहिए थे वो भी दिए हैं। सूबों को दबा के पैसे मिले हैं, सूबे जो है खुल के खर्च रहे हैं। तो ये सारी ऑस्टेरिटी तो कहीं से नजर ही नहीं आ रही है ना, कहीं ऑस्टेरिटी तो कहीं है ही नहीं तो ये खर्चों में। पार्टी चलेगी जो सारा कैसे सारा अली साहब, पार्टी चलेगी कैसे फिर? मतलब है कि सरमायाकार परेशान, कारोबारी लोग परेशान, सभी परेशान है बकौल आपके, तो कैसे चलेगा मुल्क? देखिए जी, अगर लोग चुप रहेंगे तो लोग देखिए अगला आपको जो है मारता जा रहा है, आपको डब्बे में बंद करता जा रहा है, आपको स्क्वीज करता जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल में बहुत स्क्वीज हो चुके हैं। आप अगर चुप रहेंगे वो और आपको स्क्वीज कर देगा। थोड़े से बाद देखिएगा मिनी बजट आएगा, उसमें पेट्रोलियम लेवी और बढ़ जाएगा, उसमें कोई एक आधा दो चार टैक्स और आपके बढ़ जाएंगे। आप खामोश रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ये पाई तो श्रिंक हो रहा है ना। इसमें जो ताकतदार तबका है, जिसकी आवाज़ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो रियल एस्टेट का बंदा हो, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, उनकी लॉबीज हैं। आपने जो अपने इंट्रो में भी जैसे जिक्र किया, अब वो लॉबीज हैं, वो अपनी लॉबीज को जब तक बचा सकते हैं बचाते रहेंगे। और दूसरा जो है तनख्वाहदार तबका है, जो क्यूट बॉयज होते हैं ना, क्यूट होते हैं, छोटे छोटे पे एहतजाज कर रहे होते हैं, क्यूट है, करने दें, चले जी कर लें, अच्छी बात है, ताली सब बजा देंगे, सब उनके साथ हमदर्दी करेंगे, बट उनको और दबाते रहेंगे। आप दबा रहे हैं पिछले 3 साल से, आप देख रहे हैं लॉबी, आम आदमी की कोई लॉबी नहीं है ना, कोई इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा, आम आदमी की लॉबी है, वो रोड पे नहीं निकलेगा तो करते रहेंगे, तो मुश्किल में रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कि प्रोग्राम के दौरान IMF ज़ाहिर है कि कड़ी निगाह रखेगा कि उसकी शराइत पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा, तो हुकूमत हालात बेहतरी के लिए क्या कर सकेगी? ज़ाहिर है कि प्रो पीपल इक़दाम नहीं कर रहे, और जिन लोगों को तकलीफ नहीं है उन्हीं के लिए हक़ में कानून साजी भी होती है, उन्हीं के हक़ में मराद भी दी जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं आपने, उसका बल्कि अपने कॉलम में आज जिक्र भी किया, $7.5 बिलियन का तकरीबन, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आखिर तक लेके जाना इन हालात में कितना इनके लिए आसान या मुश्किल होगा? जी प्रोग्राम तो ये ले जाएंगे, एंड तक चले जाएंगे, पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत IMF रिलैक्स भी हो जाएगा। लेकिन रेवेन्यू टारगेट सब नहीं मीट करेंगे तो इन्हें कंटीजेंसीज हिट करनी पड़ेंगी। पेट्रोलियम लेवी पे शायद, और सेल्स टैक्स जो उस पर पेट्रोल पे और लग जाएगा, और कुछ 1-2 टैक्सेस कहीं पे लग जाएंगे। उसके बाद अगला साल आएगा, उसमें 2-4 टैक्सेस और लग जाएंगे। उससे अगले साल आएगा, उसमें 2-4 टैक्सेस और लग जाएंगे। और आप इंपोर्ट आप खोल नहीं सकते, इंटरेस्ट रेट आप इतने जल्दी नीचे ला नहीं सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो 3.5% कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 2-2.5% भी आ जाए तो बड़ी बात है। इस पर भी मैं जल्दी एक कॉलम लिखूंगा, फिर आप दोबारा बुला लीजिएगा, उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। तो वो मेरे ख्याल में ग्रोथ नहीं आएगी, और डिस्पोजेबल इनकम जो है स्क्वीज होती जाएगी मिडिल क्लास की, और ये ऐसे ही 3 साल चलेंगे। और जो हालात लग रहे हैं फिर, यानी कि आगे के लिए मंजरनामा जो है बड़ा सख्त है। बहुत शुक्रिया अली खिदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अली खिदर साहब की गुफ्तगू, और यकीनन आम आदमी के लिए कोई लॉबी नहीं है, और जिनकी लॉबीज़ हैं उन्होंने कम अज़ कम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।